अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप तमाम जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, उसे हमने मुकम्मल कर लिया है न्यूमेरिकल के साथ में। आज के इस नए लेक्चर से आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हमारा न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है और इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज एंड रेडिएशन। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पिछला सिलेबस था, मतलब जो सिलेबस अभी इसकी मतलब चेंज हो चुका है, उस सिलेबस में ये वाला जो चैप्टर था ये सबसे लास्ट चैप्टर था और सबसे लास्ट चैप्टर के साथ में होने के साथ साथ इसमें ना 3 कंटेंट थे। मतलब इसके 3 पार्ट थे। सबसे पहला तो केटीजी था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर रेडिएशन वाला पार्ट था और लास्ट वाला पार्ट हुआ करता था उसमें थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअल में थर्मोडायनामिक्स को केटीजी और रेडिएशंस तो हम आसानी से उसको पढ़ा देते थे, लेकिन जो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट था उसको पढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा पूरा बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना पड़ता था, उसके लिए बहुत सारा वक्त लगता था। तो इस साल बहुत अच्छा हुआ कि जो न्यू सिलेबस जो डिज़ाइन किया गया है उसने इसमें इसको सेपरेट कर दिया है। जो केटीजी और रेडिएशन वाला पार्ट है इसको एक सेपरेट चैप्टर बना दिया, मतलब चैप्टर नंबर 3, और जो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट है उसको एक सेपरेट चैप्टर बना दिया और उस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स, जो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 है। मैं आपको एक बात बता दूं कि बच्चे इस थर्मोडायनामिक्स के जो चैप्टर है, थर्मोडायनामिक्स और केटीजी एंड रेडिएशन, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन और थर्मोडायनामिक्स, ये 2 चैप्टर के ताल्लुक से बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हैं। पैनिक क्यों है? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सवाल पूछा था कि आप बताइए आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। तो मेरा खुद का ये व्यू था कि मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले जाना चाहता था, इलेक्ट्रॉन वाली चार्ज वाली दुनिया में ले जाना चाहता था, लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज किए कि सर प्लीज़ हमको केटीजी और रेडिएशंस चाहिए। तो देखिए बच्चों, इसमें ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है और मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको ये चैप्टर करवा दूंगा, केटीजी एंड रेडिएशन और थर्मोडायनामिक्स। और इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस, और वो इक्वेशन डेफिनेटली हर मतलब 1 साल के बाद में रिपीट होती है एग्ज़ाम में, और वो 4 मार्क के लिए एग्ज़ाम पूछा जाता है। एग्ज़ाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, लेकिन मेरी निगाह में सबसे आसान है और इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से वो क्वेश्चन करवा दूंगा। और वो क्वेश्चन नहीं, मैं आपको पूरा चैप्टर इंशाल्लाह बहुत ही आसान तरीके से करवा दूंगा। तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, आपका बुक और आपकी पेन लेकर बैठ जाइए और चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आइए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है उस चैप्टर का नाम है केटीजी एंड रेडिएशन। केटीजी एंड रेडिएशन, केटीजी का लॉन्ग फॉर्म याद रखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या होता है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो इस इब्तिदा में हम लोग सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के ऊपर 3 से 4 लेक्चर लेंगे। जब हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम रेडिएशन वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो फिलहाल जो हमें शुरुआत करनी है चैप्टर की, तो शुरुआत कहाँ से करनी है? केटीजी मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो जो शुरुआत कर रहे हैं हम, उसकी शुरुआत कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखिए, सबसे पहले हमको इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मतलब काइनेटिक, आपको यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब है कहीं ना कहीं यहाँ पर मोशन है, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस गैसेस की एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आपको ये बताता है कि जो गैस के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स होते हैं गैसेस के, वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये क्यों होते हैं? ये आपको जवाब देता है केटीजी। तो मैं आपसे अगर सवाल पूछूं कि बताइए कि ये जो 3 जो पैरामीटर से इंपॉर्टेंट पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये क्यों होते हैं? तो आंसर है, इसकी सिर्फ एक ही रीज़न है और वो रीज़न है कि मॉलिक्यूल्स में जो मोशन होती है, मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से ये 3 पैरामीटर वजूद में आते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 3 पैरामीटर हैं। सबसे पहला प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो ये 3 पैरामीटर जो है, इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न बताया मैंने कि मॉलिक्यूल्स की दरमियान, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, मॉलिक्यूल्स की मोशन, ठीक है, इसका रीज़न है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स का अंदर मोशन ना हो
तो ये तीनों पैरामीटर्स आप लोग अखज़ नहीं कर सकते, इसको बयान नहीं कर सकते। तो जो 3 पैरामीटर्स है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसका रीज़न ये है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में मोशन होती है। और बच्चों याद रखिए कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो मोशन होती है, हम आगे चल के जब अजम्पशन ऑफ केटीजी देखेंगे उसमें मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो मोशन होती है ना, वो मोशन होती है रैंडम मोशन। कौन सी मोशन? रैंडम मोशन। ठीक है, तो एक एक चीज़ मैं आपको तमाम चीज़ इसके अंदर की समझा दूंगा, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं। रैंडम मोशन, रैंडम मोशन क्या होता है? तो रैंडम मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसके अंदर एक ट्रांसलेशन मोशन भी होती है। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया था कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। लीनियर मोमेंटम के साथ में अगर कोई बॉडी मूव करे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर तो ट्रांसलेशन मोशन होता है। और इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होता है, इसमें रोटेशनल मोशन भी होता है। रोटेशनल मोशन तो हमने पूरा पार्ट ही पढ़ लिया है ना। तो रैंडम मोशन का मतलब ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, जब दोनों को कंबाइन किया जाए तो हमारे पास में कौन सी मोशन होती है? रैंडम मोशन। हाँ, एक बात आपको यहाँ पर और ख्याल रखनी है कि अगर मॉलिक्यूल्स जो है गैस के मॉलिक्यूल अगर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर हो, मतलब उनका दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो, तो ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वाइब्रेट। ठीक है, तो रैंडम का मतलब आपको याद रखना है ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है और रोटेशनल मोशन भी हो सकता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, या मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं। कब? अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो तो ये जो तीनों जो पैरामीटर्स है ये सिर्फ किस वजह से होते हैं? मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो रैंडम मोशन होती है, इस रैंडम मोशन की वजह से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर जो पैरामीटर्स होते हैं ये गैसेस के अंदर पाए जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल की मदद से बताता हूँ ये कैसे पाए जाते हैं। देखिए, मान लो आपके पास में एक गैस का कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसमें आपने गैस के मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। वो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, वो रोटेट भी कर सकते हैं, वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं ना। तो हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर मॉलिक्यूल्स को छोड़ दिया। तो हम ये देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स उस कंटेनर की दीवार पर, ठीक है, इस तरह से जाएंगे। ये अगर मॉलिक्यूल की ये कंटेनर की दीवार है, एक मॉलिक्यूल आया इस तरह से अपने इसने फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, जब इसने यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट किया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स, देखिए ये मॉलिक्यूल आया, मॉलिक्यूल ने क्या किया? कंटेनर की दीवार पर अपना फोर्स एक्सर्ट किया। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है? तो आप सभी को पता है प्रेशर का फार्मूला क्या होता था? प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ये मॉलिक्यूल से आया, इसने फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया, इसका मतलब वहां पर क्या एक्सर्ट हुआ? प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। अब मुझे आप बताइए कि अगर मॉलिक्यूल हालत सुकून में हो, कैसे हो? हालत सुकून में, तो मॉलिक्यूल मोशन ही नहीं करेगा। अगर मॉलिक्यूल मोशन नहीं करेगा तो कंटेनर की दीवार पर अपना फोर्स से लगाएगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो आएगा ही नहीं। प्रेशर कब आएगा? जब मॉलिक्यूल मोशन करेगा और अपने जो कंटेनर की दीवार है उस पर जब अपना फोर्स लगाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तब जाके हम बोलेंगे कि उसके पास में क्या आया है? प्रेशर आया। ठीक है, तो मैंने बोला ना कि जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर क्यों होते हैं? मॉलिक्यूल के मोशन की वजह से। अभी मॉलिक्यूल ने मोशन किया, फोर्स पर यूनिट एरिया लगाया तो प्रेशर आ गया। अगर मोशन ना होता तो प्रेशर यहाँ पर नहीं होता। इसी के साथ साथ में अब आते हैं वॉल्यूम पर। मान लो आपके पास में वही कंटेनर है, आपने उसमें मॉलिक्यूल को छोड़ दिया, तो मॉलिक्यूल ने क्या किया? भाग भाग कर दीवारों पर अपना फोर्स लगाया। ठीक है, आपने बोला कि किसने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, तो जो कंटेनर था हमने बोला कि इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अगर वो मॉलिक्यूल्स मोशन में नहीं होता, एक पर्टिकुलर प्लेस पर होता, तो हम बोलते कि इसका वॉल्यूम तो बहुत छोटा है। अब मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? मोशन किया, तो इसने बड़ा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया। अगर मोशन नहीं ना करता, हालत सुकून में होता, तो उसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता। तो ये जो वॉल्यूम है ये भी मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से। तीसरा जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर हमको इब्तिदा में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसा जैसा हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा तो हमको ये पता चलेगा कि जो एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी है, ठीक है, जो एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी है वही क्या होती है? टेम्परेचर होती है। इंशाल्लाह धीरे धीरे मैं आपको आगे लेक्चर में एक्सप्लेन करते चलूँगा और आपको समझ में आ जाएगा कि एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी जो है वही इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी जो है उसका टेम्परेचर है, ये आगे चल के धीरे धीरे हमको इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो ये ना जो इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स है आप याद रखिए, ये सिर्फ किस वजह से होते हैं? तो आंसर है मॉलिक्यूल्स की जो रैंडम मोशन होती है या मोशन होती है उसकी वजह से 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। अब आइए हम शुरुआत करते हैं आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो हमको काइनेटिक का मतलब क्या है? काइनेटिक का मतलब है यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स की जब मोशन होगी उसकी स्टडी हमको करना है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जब मोशन होगा तो हमको क्या क्या फैक्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला फैक्ट क्या है कि हमको प्रेशर देखने के लिए मिलेगा, फिर हम वॉल्यूम देखेंगे, फिर हम टेम्परेचर की, ये तो थर्मोडायनामिक्स में चल जाएगा टेम्परेचर वाला पार्ट। यहाँ पर हम प्रेशर और वॉल्यूम की स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके टेक्स्ट बुक में, इंट्रोडक्शन में उसने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता के दी है, वो है
आइडियल गैस की जो इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एनआरटी, बहुत फेमस इक्वेशन है, उस फेमस इक्वेशन को उसने आपको कैलकुलेट करके बताया और दो चार चीज़ें वहाँ पर समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ना आपने 11th स्टैंडर्ड में एक बीसीजी का इंजेक्शन लगाया होगा। 11th स्टैंडर्ड में कौन सा इंजेक्शन लगाया होगा? बीसीजी का। देखिए बीसीजी का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, तो बीसीजी का लॉन्ग फॉर्म होता है बीसीजी, बीसीजी। तो बीसीजी का मतलब क्या होता है? ये वाला बीसीजी नहीं है जो बच्चों को लगाते हैं, ये हमारा 11th वाला बीसीजी है जो हम हर साल बच्चों को लगाते हैं। बी फॉर बॉयल्स लॉ, बी फॉर बॉयल्स लॉ, ठीक है। सी फॉर चार्ल्स लॉ और जी फॉर सेक्स लॉ। ये 3 लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। बीसीजी मतलब बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ और गे जो सेक्स लॉ, ये क्या है इसको समझिए। बॉयज लॉ क्या बोलता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कब? अगर टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो क्या बोलता है ये बोलता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/p के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर को मुस्तकिल रखा जाए, कांस्टेंट रखा जाए, तो वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के माकूस तनासुब में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो अगर वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि प्रेशर कब ज़्यादा होगा? तो आंसर है जब वॉल्यूम कम होगा। यह है आपका पहला लॉ जिसे कहा जाता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। सेकंड वाला लॉ क्या बोलता है? सेकंड वाला लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आप प्रेशर को हमने कांस्टेंट रख दिया, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो क्या होगा? तो सुनिए, ये बोलता है कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। टी मतलब टेम्परेचर, वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के रास्ता तनासुब में होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सेकंड वाला लॉ है जो मैंने आपको बताया कि अगर हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो हमारे पास में क्या होगा? अगर प्रेशर कांस्टेंट रहा तो वॉल्यूम जो है वो किसके रास्ते तनासुब में होगा? टेम्परेचर के। मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, या टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। थर्ड वाला लॉ क्या बोलता है? थर्ड वाला लॉ ये बोलता है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर अब हम क्या करें? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो क्या होगा? अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो तीसरा लॉ ये बोलता है कि जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। इसका मतलब अगर वॉल्यूम को बढ़ाया जाए तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, या अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो वॉल्यूम भी खुद ब खुद क्या होगा? सॉरी, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो प्रेशर बढ़ेगा, या प्रेशर ज़्यादा हुआ तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़े हैं। सबसे पहला क्या है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को मुस्तकिल रखा जाए तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। ये 3 इंपॉर्टेंट लॉ है। इन 3 इंपॉर्टेंट लॉ को कहा जाता है गैस लॉ। क्या कहा जाता है इनको? गैसेस लॉ कहा जाता है। जब इन गैसेस लॉ को आपस में कंबाइन किया जाता है तो इसकी मदद से जो फेमस इक्वेशन है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर लूँ तो मैं क्या लिख सकता है? इसको लिख सकता मैं P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2। पिछले जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड वाला जो चैप्टर था उसमें बहुत सारी बार ऐसे इक्वेशंस आ चुके हैं जब हम बर्नौली इक्वेशन कर रहे थे। P1V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। और क्या होगा? ये होगा P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P इज स्टैंड फॉर प्रेशर, वॉल्यूम, ये दोनों किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ? इसे मैं लगाता हूँ PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। क्या है? PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। यहाँ पर N का मतलब क्या है? तो N का मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस। गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल है वो होगा आपका N, ठीक है। अब यहाँ से रास्ता नसूब का निशान हटाना है तो ये हो जाएगा आपके पास PV इक्वल टू nRT। क्या हो जाएगा? PV इक्वल टू nRT। यही वो फेमस इक्वेशन है जिसे कहा जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT, जहाँ पर P जो है वो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गैसेस, R जो है वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है 8.314 जूल पर, इधर आ जाएगा टेम्परेचर का ये इसका आ जाएगा जूल पर मोल इंटू केल्विन, ठीक है। जूल पर मोल पर केल्विन टेम्परेचर, हाँ केल्विन,
ठीक है। तो यह है आपके पास में किसकी वैल्यू, आर की वैल्यू। क्या है हमारे पास में आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन। ये हो गई इसकी जूल पर मोल मल्टीप्लाई बाय केल्विन, है ना। ये कैसे आया देखिए मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास में ये इक्वेशन है PV इक्वल टू NRT, इसका यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आएगा, चेक भी कर लेते हैं हम सही है कि नहीं है। तो अब अगर हमको यहाँ से अगर R का निकालना है तो ये हो जाएगा आपके पास में PV इक्वल टू N/T इक्वल टू R, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय N जो है नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, मतलब ये है आपके पास में मोल, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर का क्या होता है, टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है, m², और इधर से m² जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय m इंटू टी। m यहाँ पर क्या है, मोल है, m इंटू के, मोल इंटू केल्विन, और न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल होता है, बराबर है। और हाँ सही है, तो जूल पर मोल मल्टीप्लाई बाय केल्विन। तो ये किसकी वैल्यू है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। और यूनिवर्सल कांस्टेंट हमारे पास में क्या है, आर है, जिसे कहा जाता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये जो फेमस इक्वेशन थी हमने कैलकुलेट कर लिया, PV इक्वल टू NRT। इसके ना बहुत सारे फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ, पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए। इक्वेशन है वो है PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, जो यहाँ पर n है ना, n को लिखा जाता है, स्मॉल n को लिखा जाता है कैपिटल N अपॉन कैपिटल NA। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है n जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ गैस डिवाइडेड बाय Na जो है वो है एवोगैड्रो नंबर। क्या है वो, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो अगर मैं इस n के जगह पर n अपॉन Na मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर को अगर रखूँ तो इक्वेशन क्या बनेगी, ये बन जाएंगे PV इक्वल टू n के जगह पर क्या रखना है, n अपॉन Na इंटू RT, ठीक है, हाँ बराबर है PV इक्वल टू Na अपॉन NRT। और जो यहाँ पर ये जो टर्म आपको दिख रहा है R अपॉन Na, इसका मतलब ये देखिए R अपॉन Na, इसकी जगह हम लिख सकते हैं KB, जिसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या होता है ये, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी PV इक्वल टू N KB इंटू T, ठीक है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं। पहले वाला फॉर्म हमने क्या लिखा, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT, और PV इक्वल टू NRT। फिर हमने लिखा PV इक्वल टू NRT आ गया था हमारे पास में, फिर हमने लिखा PV इक्वल टू N अपॉन Na RT, और उस पर से कैलकुलेट किया PV इक्वल टू NKBT, जहाँ पर KB क्या है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, T जो है वो टेम्परेचर, ठीक है। इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अजम्पशंस ऑफ KTG, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या क्या अजम्पशंस है। अजम्पशंस को उर्दू में कहा जाता है मफरूजात, ठीक है, कि मफरूजात क्या होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ करता था पिछले सिलेबस में ये, और हर साल 3 मार्क्स के लिए 2 मार्क्स के लिए ये कहीं ना कहीं पूछता ही था, अजम्पशंस ऑफ KTG बयान कीजिए। और बहुत आसान है, मैं बच्चों को क्लास में याद करवा देता था, इंशाल्लाह आपको अभी वैसे ही मैं आपको याद करवा दूंगा कि अजम्पशंस क्या होते हैं। देखिए सबसे पहला अजम्पशंस क्या है, सबसे पहला अजम्पशन ये है कि जो गैस होती है वो गैस कंटेंट टाइनी पार्टिकल। जो गैस होती है ना उसके पास में टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है, तो उन पार्टिकल को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल, ठीक है। जो गैस के पास में जो टाइनी पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। और ये हमको मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ना है आगे चल के, तो वहाँ काम में आने वाला है कि गैस कंटेंट टाइनी पार्टिकल, गैस के पास में जो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब मुस्तकम, क्या होते हैं, मुस्तकम। परफेक्टली इलास्टिक एंड स्फीयर इन शेप। देखिए यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज होता है कि जो मॉलिक्यूल्स है, एक तो आपने बोला सर रिजिड है, चलो मान लेते हैं हम रिजिड मतलब मुस्तकम, ठीक है, मैंने आपको रिजिड बॉडी पढ़ाया है पहले वाले चैप्टर में। लेकिन परफेक्टली इलास्टिक, तो रिजिड परफेक्टली इलास्टिक कैसे हो सकते हैं, बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। तो 11th स्टैंडर्ड में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था इलास्टिसिटी, जिसे कहा जाता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। वहाँ पर इलास्टिसिटी के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी, मतलब जो बच्चे मेरे पास पढ़े हुए हैं और आपके टीचर्स ने भी आपको एक बात बताई होंगी कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। तो जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी को अपोज करता है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल, आपको सर ने एग्जाम्पल बताई होंगी
कि हमारे पास में एक स्टील की स्केल है, ठीक है, हमारे पास में रबर है, दोनों में से सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन होता है? तो उसका आंसर था स्टील। क्यों स्टील? स्टील तो थोड़ा इलास्टिसिटी को अपोज ज़्यादा करता है। रबर को हम आसानी से अगर खींचेंगे तो खींच जाएगा, लेकिन अगर हम स्टील को अगर उसकी साइज और शेप को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो वो उसको अपोज करेगा। तो वहाँ पर आपको सर ने एक बात बताई होगी, मैंने मेरे स्टूडेंट्स को बताया था, और अगर मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप सभी को पता है कि जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी को अपोज करता था वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक था। और ये चीज़ हमने जाके प्रूफ भी की थी मैथमेटिकल। आप उस लेक्चर्स को, मतलब जो मैं लेक्चर करवाया था वहाँ पर नोट्स को आप रेफर कर सकते हो। तो जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी को अपोज करता है सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। तो यहाँ पर रिजिड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी को अपोज करेंगे, इसीलिए ये परफेक्टली इलास्टिक होंगे, ठीक है। तो याद रखिए जो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी को अपोज करता है वो सबसे ज़्यादा इलास्टिक होता है। इसीलिए ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिजिड भी होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक भी होते हैं, और जो उनकी शेप होती है वो कैसी होती है? स्फीयर, मतलब गोल होते हैं, ठीक है, स्फीयर की तरह होते हैं। ये सेकंड वाला। तो पहला क्या है? गैस कंटेंट टाइनी पार्टिकल, जिसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं और स्फीयर इन शेप होते हैं, ठीक है। तीसरा वाला पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है मॉलिक्यूल्स की मोशन वो कैसी होती है? तो आंसर है मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं। कौन से मोशन में? रैंडम मोशन। मैंने आपको बता चुका हूँ रैंडम मोशन क्या होगा। तो रैंडम मोशन का मतलब क्या होगा? रैंडम मोशन का मतलब होगा उसमें ट्रांसलेशन मोशन भी हो सकता है, रोटेशन मोशन भी हो सकता है, और उसी के साथ साथ में अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो, हाई टेम्परेचर ज़्यादा दर्जा हरारत हो, तो वो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो ये पहले तीन हो गए, गैस कंटेंट टाइनी पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनको, मॉलिक्यूल रिजिड, परफेक्टली इलास्टिक और स्फीयर इन शेप होते हैं, और मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है वो कैसी होती है? रैंडम मोशन होती है। चौथे वाला पॉइंट क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, जैसे O2, ठीक है, मान लो O2 हमारे पास में गैस है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस हैव सेम साइज, शेप एंड मास। अगर हमारे पास में, जैसा हमारे पास में एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर O2, अगर हमारे पास में O2 है, O2 गैस के अगर मॉलिक्यूल्स है, सभी O2 गैस की मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी साइज, शेप और मास जो होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे O2 के साथ में मैं किसी और गैस को लूँ, तो क्या उन दोनों के सालमात की जो साइज, शेप और मास होंगे एक जैसे होंगे? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर सेम गैस है, O2 वाले हमारे पास में दो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है, तो उनकी साइज, शेप और मास जो होंगे वो एक जैसे होंगे, ठीक है। तो आप पहले चारों हमारे पास में जो अजम्पशन हमने देखे इसका स्टेप छोड़ दीजिए, फिर मैं आपको आगे के अजम्पशन बताता हूँ। हाँ, देखिए पांचवा वाला पॉइंट क्या है? पांचवा वाला पॉइंट ये है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is very small as compared to the total volume of the gas। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखिए अगर हमारे पास में कंटेनर है, कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। हमने क्या किया? इनका वॉल्यूम निकाला, ठीक है, मतलब इनका टोटल वॉल्यूम निकाला, तो ये बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया? इन तमाम मॉलिक्यूल्स को ना एक जगह ऐसे जमा कर लिया, है ना। अगर मैं अब इनका वॉल्यूम निकालूँ, इनका एक्चुअल वॉल्यूम निकालूँ, तो बहुत ज़्यादा कम निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसको पूरे इसमें फैला दूँ और इसका वॉल्यूम निकालूँ, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा निकलेंगे। इसीलिए मैंने आपको बात बताई कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी लेस देन एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। ये पांचवी वाला है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट आखिरी है छठे वाला हमारे को क्या बोलता है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट ऑन ईच अदर एक्सेप्ट व्हेन, हाँ, जो छठे वाला है वो हमको ये बताता है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस डू नॉट एक्सर्ट अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स ऑन ईच अदर। कि जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस डू नॉट एक्सर्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स ऑन ईच अदर। जो गैस की जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे पर अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? तो मैं आपको उसका रीज़न बताता हूँ कि जैसे मान लो आपके पास में दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये तो मॉलिक्यूल है, इनके पास तो कोई चार्ज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट तो यहाँ से कैंसिल हो चुका है ना, क्योंकि इनके पास से मॉलिक्यूल्स के दरमियान में चार्ज नहीं होते। हाँ,
और उसी के साथ साथ में स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियस की तो हम बात ही नहीं कर रहे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं होगी। हाँ, एक फोर्स यहाँ पर हो सकता है जिसका नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। तो आप सभी को पता है ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F = G m1m2/r का स्क्वायर। देखिए ये है ग्रेविटेशन फोर्स, ये यहाँ पर हो सकता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, लेकिन मॉलिक्यूल्स के मास बहुत कम है। देखिए अगर मॉलिक्यूल्स के मास बहुत कम है तो डेफिनेटली उनका फोर्स बहुत ज़्यादा कम होगा। अगर मास कम है तो फोर्स कम होगा। यही रीजन है कि मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे पर अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स नहीं लगा सकते, क्योंकि उनका मास कम है। और आप सभी को पता है बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल लॉ, अगर मास कम होगा तो डेफिनेटली फोर्स कम होगा, इसीलिए वो एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकते, अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगा सकते। तो ये 6 मैंने आपको अजम्पशन बताए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला अजम्पशन क्या था, सबसे पहला अजम्पशन था कि जो गैस के पास में टाइनी पार्टिकल होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। मॉलिक्यूल की जो होते हैं वो रिजिड होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, और उसी के साथ साथ में वो उनकी जो साइज जो होती है, जो शेप होता है वो कैसे होता है, स्फीयरिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला आपका जो था कि मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है, कौन सी मोशन होती है, रैंडम मोशन होती है। मॉलिक्यूल जो होते हैं रैंडम मोशन अंजाम देते हैं। उसी के साथ साथ में मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस, अगर सेम गैस के मॉलिक्यूल्स है तो साइज, शेप एंड जो मास होगा उनका वो एक जैसा होगा। और नेक्स्ट वाला जो बता रहा है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज लेस देन एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर हम निकालें तो उसके मुकाबले जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। लेकिन अगर हम पूरे कंटेनर में रखकर उनको मोशन करवाए, बाद में उनका वॉल्यूम निकाले तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अगर हम उन्हें एक जगह जमा कर ले फिर उनका वॉल्यूम निकाले तो वो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम होगा। और उसी के साथ साथ ये है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे पर क़ुव्वत कशिश और क़ुव्वत दिफा नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि उनके दरमियान में उनका मास बहुत कम होता है, मास बहुत कम होता है तो फोर्स भी कम होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर की हम बात यहाँ करने वाले नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स होता है। लेकिन यहाँ पर मासेस कम होने की वजह से फोर्स कम होगा, इसीलिए एक दूसरे पर अट्रैक्टिव और रिपल्टिव फोर्स नहीं लगा सकते। तो यहाँ तक हमने आज कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिया। सबसे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा है ना, इंट्रोडक्शन पार्ट वाले के बाद में हमने इसकी आइडियल इक्वेशन देखी, तीनों लॉ देखे, गैसेस लॉ देखे, उसी के साथ साथ में हमने अजम्पशंस ऑफ केटीजी देखा। अब आपके सिलेबस में जो अभी रिड्यूस वाला सिलेबस आया है, इसने ना 2-3 टॉपिक को यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है, तो उन टॉपिक को हम भी रिड्यूस कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी पूरे सिलेबस में नहीं, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन मानी जाती है वो है गैस प्रेशर इक्वेशन, वो हम आप कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले आप इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम उस इक्वेशन को माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 4 मार्क के लिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इस क्वेश्चन का नाम है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। मतलब अगर आपके पास में कंटेनर हो, आपने उस कंटेनर में एक गैस लिया, तो गैस की जो मॉलिक्यूल्स है वो कंटेनर के अंदर अगर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स को रखा, तो आप सभी को पता है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन करते हैं। तो रैंडम मोशन कर करके भाग कर गैस की जो कंटेनर की जो दीवार है उस पर अपना फोर्स एक्सर्ट करेंगे। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, वो प्रेशर हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि वो प्रेशर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 4 स्टेप में करवा दूंगा। वो 4 स्टेप कौन कौन से होंगी वो याद रखिए। सबसे पहले हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे, है ना, वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करेंगे। सेकंड वाली जो हमारी स्टेप होगी उसके अंदर हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पर मोमेंटम क्यों निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ मोमेंटम कब आता है। अगर किसी पार्टिकल के पास में मास हो और वेलोसिटी हो, तो वो अगर मोशन करे तो मोमेंटम कहलाएगा। चेंज इन मोमेंटम क्यों है, तो मोमेंटम क्या होता है, P = mv होता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करें, प्रेशर कैलकुलेट करें। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो हमको वो चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, इसलिए सेकंड स्टेप हमारी क्या रहेगी, हमको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना पड़ेगा। चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज भी आपको पता है, चेंज हम कैसे निकालते थे। तो चेंज निकालने का तरीका यह था कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम पहले कैलकुलेट करो, फिर फाइनल जो चेंज इन मोमेंटम वाला जो फार्मूला है उसमें रख दो P ऑफ फाइनल माइनस P ऑफ इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फिर हमने मोमेंटम कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट जो हमारी स्टेप होंगी ना, वो हम फोर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालते हैं, तो फोर्स निकालने का आपको तरीका पता है कि फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो जो मोमेंटम हमारा वहाँ से निकलेगा, फिर हम फोर्स के फार्मूले में रखेंगे। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम कैसे निकालते हैं, तो हम जानते हैं वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हम टाइम फिर टाइम इक्वल टू क्या करेंगे, वहाँ से टाइम की फार्मूले को निकालेंगे और उसमें रख देंगे। जब हमारा फोर्स निकल जाएगा एक्स वाई और जेड के लिए, फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रेशर वाली इक्वेशन में रखेंगे। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। फिर उसमें वहाँ से हम उसके प्रेशर्स निकालेंगे। जब हमारा प्रेशर निकलेगा तो हम एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिस इक्वेशन का नाम है आरएमएस इक्वेशन, जो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो आरएमएस इक्वेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और हमारे पास में फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर लेंगे, जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो 4 स्टेप है। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटीज निकालना है। सेकंड वाले स्टेप में हमको चेंज मोमेंटम निकालना है। थर्ड वाली इसमें हमको फोर्स निकालना है। और फोर्थ वाली इक्वेशन में, फोर्थ वाले स्टेप में हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। आपका क्वेश्चन खत्म। बहुत आसान है, 4 से 5 मार्क के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको समझिए। आपकी पेन और आपकी नोटबुक आपके साथ में रखिए और एक एक स्टेप को अच्छे से समझिए। आइए इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स या गैस। तो सबसे पहले इसके अंदर जो हम कंटेनर लेंगे वो इस तरह का क्यूबिक होगा, ठीक है। देखिए, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, इसको ऐसे मिला दो। बन गया डायग्राम। आपने बहुत सारी बार डायग्राम बनाई होगी। अब ना हम इसके अंदर 3 एक्सिस लेंगे। सबसे पहले ये वाला जो एक्सिस लेंगे, ये हम बोलेंगे एक्स। इधर वाला जो लेंगे वो होगा हमारे पास में वाई, और ये जो होगा हमारा ये जेड। एक्स, वाई और जेड हमने 3 ले लिया, ठीक है। तो मान लो हमारे पास में ये वाले कंटेनर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो हमने बोला इस कंटेनर के अंदर एक मॉलिक्यूल है जिसका मास m है। इसका मास क्या है, m है। और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे तिरछा भाग रहा है, ठीक है, तिरछा मोशन कर रहा है, रैंडम मोशन। तो ये ऐसे तिरछी मोशन करेगा, ठीक है। तो हमने बोला कि जो इसकी वेलोसिटी है हम इसको बोलेंगे c1, ठीक है। तो c1 क्या है देखिए, आपका जो अभी नया वाला जो सिलेबस आया है ना, उसमें वेलोसिटी v1 लिया है, लेकिन मैं c1 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरा हमेशा का पैटर्न है। ये आसान है, उसमें थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मान लो ये जो हमारा मॉलिक्यूल है जिसका मास m है, ये c1 वेलोसिटी से ऐसे तिरछा भाग रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसके कंपोनेंट ले सकते हैं। हम इसके पहले कंपोनेंट लेंगे। ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये x कंपोनेंट होगा, ठीक है। इधर वाला जो होगा वो y होगा और ये वाला जो होगा वो z होगा, ठीक है। तो इस इधर जो वेलोसिटी है कंसीडर करो, इधर वाली जो वेलोसिटी है ux है, ठीक है, या इसको u1 बोल दीजिए। इधर वाली जो वेलोसिटी है इसको v1 बोल लीजिए। इधर वाली जो वेलोसिटी है इसको uv और w, u1, v1 और w1। u1 क्या है, तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी है। v1 क्या है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और w1 क्या है, तो z डायरेक्शन में वेलोसिटीज है। 3 वेलोसिटीज हमने यहाँ ले लिया, u1, v1 और w1, ठीक है। अगर सेकंड वाले अगर कोई दूसरा पार्टिकल लेंगे हम, तो फिर क्या होगा, u2, v2, w2। अगर तीसरे वाला पार्टिकल लेंगे तो u3, v3, w3। अगर n पार्टिकल लेंगे तो un, vn और wn, ठीक है। अब अगर मैं इनकी वेलोसिटीज निकालना चाहूँ वेक्टर के फॉर्म में, तो इसकी वेलोसिटीज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, c1 की वेलोसिटी हम लोग निकाल रहे हैं ना, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास में u1 i कैप प्लस v1 j कैप प्लस w1 k कैप। ये वेक्टर फॉर्म में हमने इसकी वेलोसिटी निकाल लिया कि u1 किधर वाले u1 जो है वो u1 i कैप प्लस v1 j कैप प्लस w1 k कैप, ठीक है। अगर मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूँ तो ये क्या जाएगा, c1 का स्क्वायर इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर, ठीक है। ये निकल गया हमारे पास में, क्या निकला, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओके। ये तो हुआ फर्स्ट पार्टिकल के लिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए। अगर मैं c2 के लिए निकालना चाहूँ, सेकंड वाले मॉलिक्यूल के लिए, क्या जाएगा, c2 का स्क्वायर इक्वल टू u2 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर। इसी तरह से अगर मैं n के लिए निकालना चाहूँ तो cn का स्क्वायर क्या हो जाएगा, cn का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में un का स्क्वायर प्लस vn का स्क्वायर प्लस wn का स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे इक्वेशन का हमको लास्ट में काम पड़ेगा। इस इक्वेशन को हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर। इसको ख्याल रखना, इस इक्वेशन का हमको इस्तेमाल है कि c1 किसके बराबर है, u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर। c2 किसके बराबर है, u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर। और इसी तरह से c3 c4 निकाल सकते हैं। हमने डायरेक्ट cn निकाल लिया, cn स्क्वायर इक्वल टू un स्क्वायर प्लस vn स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। इसका स्नैपशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले स्टेप हमारी हो चुकी है। हमको क्या कैलकुलेट करना था, सबसे पहले इक्वेशन के अंदर हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी, जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वेशन आपको याद है, हमने सबसे पहले फर्स्ट पार्टिकल के निकाला, फिर सेकंड के लिए निकाला, फिर थर्ड के लिए निकाला, ओके। अच्छा, चलो अब सेकंड स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले वेलोसिटीज कैलकुलेट करो। अब हमको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन मोमेंटम हम क्यों निकाल रहे हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। चेंज इन मोमेंटम हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर क्या होता है भैया, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है।
फोर्स क्या होता है, तो फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वो चेंज इन मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। चेंज कैसे निकालेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, ये दो अगर हमारे पास में, हम क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास में माइनस कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले अब क्या निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ लीजिए कि लेट कंसीडर कौन है, लेट मॉलिक्यूल मूव इन एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी u1, ठीक है। हम यहाँ क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर करो कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो जिसका मास m है और इसकी वेलोसिटी भी है, मतलब मास और वेलोसिटी मिला के क्या होगा, मोमेंटम। आप सभी को पता है मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, P = mv, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये जो हमारे पास में ये वाली साइड है, ABCD नाम रख लेता हूँ मैं, ये वाला पोर्शन, ठीक है। किताब में इसको इस तरह से ब्लैक करके बताया गया है, मैं इसको ABCD नाम रख रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट करो कि मॉलिक्यूल 1 जिसका मास, ये जो मॉलिक्यूल है इसका मास m है और इसकी वेलोसिटी u1 है, ये ना ABCD की जानी वैसे मूव कर रहा है, मतलब मास और वेलोसिटी का अगर हम प्रोडक्ट ले तो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास में क्या होगा, मोमेंटम होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि अब सबसे पहले जब ये मॉलिक्यूल इस तरह से आगे जाएगा, है ना, मतलब उस दीवार से जाकर टकराएंगे, कौन सी दीवार से, ABCD से, तो हम इसका इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे। तो P I का मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारे पास में है u1, तो हमारे पास में क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अभी ऐसे जाके टकराया, ये तो इनिशियल मोमेंटम था, टकरा के वापस भी तो आएगा, है ना। ये रैंडम मोशन की वजह से जाके पहले दीवार पर टकराया, कंटेनर की दीवार पर टकराया, तो उसका मोमेंटम क्या था, m × v, है ना, ये देख। लेकिन जब फाइनल मोमेंटम निकालेंगे तो टकराएगा, टकरा कर क्या होगा, वापस आएगा। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, P फाइनल निकालेंगे। तो P फाइनल क्या होगा, P फाइनल होगा माइनस ऑफ mu1। माइनस क्यों आया, क्योंकि वो दोबारा वहाँ पर टकरा कर वापस आया। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं P फाइनल माइनस P इनिशियल, है ना। P फाइनल हमारे पास में क्या है, माइनस ऑफ mu1 माइनस P इनिशियल हमारे पास में क्या है, mu1, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस मतलब प्लस होगा, लेकिन जो यूनिट होगा वो जो अलामत आएंगी वो माइनस आएंगी, तो हो जाएगा माइनस ऑफ m1, माइनस ऑफ m1 क्या होगा, माइनस ऑफ 2mu1, ठीक है। ये निकल गया आपके पास में चेंज मोमेंटम। क्या निकला चेंज इन मोमेंटम, माइनस ऑफ 2m1, जो m है वो क्या है, mu1, m क्या है, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब ये किसका मोमेंटम निकला, ये मॉलिक्यूल का निकला, तो हम यहाँ के लिखेंगे डेल्टा pm, ठीक है। तो m मतलब मॉलिक्यूल का मोमेंटम यहाँ निकला, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ऑफ 2mu1। अब ये तो हुआ मॉलिक्यूल की बात। जैसे आपके पास में गन है, बंदूक है, बंदूक के अंदर से जो गोली निकल रही, मान लो वो आपका मॉलिक्यूल है। हमने क्या किया, उस बंदूक से गोली को निकाला, ठीक है। वो गोली जाकर टकराई, मतलब ये वाली मोमेंटम, टकरा कर वापस आई, ये वाला मोमेंटम, हमने फाइनल निकाले। लेकिन जितने वेलोसिटी से, जितने ज़ोर से ये बंदूक से जब गोली निकलती है, तो उतना ही ज़ोर से जो होता है बंदूक पीछे आती है, जिसे आप कहते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बोलते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो होता है कि फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम, मतलब जितने फॉरवर्ड मोमेंटम से वो जाएगा उतनी ही बैकवर्ड मोमेंटम से वो वापस आएगा। तो याद रखिए, यहाँ पर आपको जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, अब इसका काम खत्म हो चुका है, मैं इसको यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। देखिए अब हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे, अब हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, ये बोलता है कि फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम, है ना। ये बंदूक वाली मिसाल सबसे अच्छी है कि जितने ज़ोर से गोली उस बंदूक से निकलती है, उतनी ही ज़ोर से हमारा जो बंदूक होती है थोड़ा पीछे की यानी आती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या बोलता है, फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल टू बैकवर्ड मोमेंटम। अब मॉलिक्यूल निकला था, तो ये तो फॉरवर्ड मोमेंटम था, तो वो कितना निकला, वो निकला माइनस ऑफ 2mu1। तो बैकवर्ड मोमेंटम कितना होगा, तो याद रखिए जो वॉल से जो बैकवर्ड मोमेंटम आएगा, मतलब वॉल से टकराने के बाद में वो कितना होगा, वॉल का जो मोमेंटम होगा, ये तो हमारे मॉलिक्यूल का मोमेंटम है, तो वॉल का मोमेंटम कितना होगा, तो वॉल का मोमेंटम होगा, ये फॉरवर्ड है, अब बैकवर्ड कितना होगा, तो बैकवर्ड होगा प्लस 2mu1। इसमें यही बात समझने वाली है, बाकी इसमें दूसरा कुछ ही नहीं है।
कि फॉरवर्ड मोमेंटम होता है, फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल टू होता है बैकवर्ड मोमेंटम। ये था आपका फॉरवर्ड मोमेंटम, ये क्या निकला बैकवर्ड मोमेंटम, ठीक है। ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। ये निकल गया आपके पास मोमेंटम। सबसे पहली स्टेप क्या थी, सबसे पहली स्टेप थी हमारी, हमने वेलोसिटीज निकाला। फिर सेकंड वाली स्टेप क्या थी, चेंज इन मोमेंटम हम निकाला। अब थर्ड वाली स्टेप क्या है, मोमेंटम अगर हमारे पास में आ गया तो हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फोर्स। क्या निकालेंगे, फोर्स। आइए फोर्स निकालते, थर्ड वाली स्टेप। तो पहले हम F1 निकालेंगे फर्स्ट पार्टिकल के लिए। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। यहाँ पर हम वॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाई टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास में क्या है, 2mu1 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम निकालने का एक बड़ा आसान हमारे पास में फार्मूला है। देखिए मैं आपको टाइम भी निकाल के बता देता हूँ। टाइम निकालने का हमारे पास में फार्मूला क्या है, हम जानते हैं v इक्वल टू डी अपॉन टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ से टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, वेलोसिटी होगा। ये वॉल्यूम नहीं है, वेलोसिटी, इसको ख्याल रखिए। ओके, तो देखिए, तो हम क्या फार्मूला रखेंगे, टी की जगह डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना होगा, है ना, डिस्टेंस मतलब उसकी लेंथ l, है ना, मतलब l डिस्टेंस से वो जाकर उस पर टकराया, फिर l डिस्टेंस से वापस आया, तो मतलब l और l कितना हो जाएंगे, 2l। अब क्या है ये डिस्टेंस, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी होगी, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी तो u होगी, कितनी होगी, u, और फर्स्ट पार्टिकल के लिए तो u1, है ना। ये है इसका डिस्टेंस, मतलब l से गया, टकरा का l से वापस है, तो l मल्टीप्लाई बाय l 2l, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है इसकी, u1 है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा। तो F1 हमारे पास में क्या निकला, F1 हमारे पास में निकला m u1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, ये निकल गया हमारे पास में F1। क्या हम इसी तरह से F2 भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल F2 भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा m u2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। क्या हम इसी तरह से F3 भी निकाल सकते हैं, F3 भी निकाल सकते हैं। F3 क्या हो जाएगा, m u3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय l। ये हमारे पास में निकल गए तीनों चीज़ें, है ना। स्टेप शॉट लीजिए, मैं इसको इसका रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, ले लिया। हाँ, अब क्या करेंगे, तीन मॉलिक्यूल्स के लिए हमने फोर्सेस निकाला, F1, F2 और F3। मैंने एवरेज निकालना चाहता हूँ, तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है, सबको जमा कर दो, है ना। चलो सबको अब जमा कर देंगे, तो सबको जमा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास में, हम निकालेंगे x के लिए, है ना। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में f1 प्लस f2 प्लस f3 मतलब अप टू सॉर्ट f ऑफ n, ठीक है। f1 हमारे पास में क्या है, तो देखिए अगर मैं सबको जमा करूँगा तो सबसे कॉमन क्या निकलेगा, सबसे कॉमन निकलेगा m अपॉन l, है ना। तो सबसे मैं डायरेक्ट स्टेप लिख रहा हूँ, यहाँ पर एक स्टेप कम कर रहा हूँ। m अपॉन l को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन un का स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के fx के लिए। अगर मैं fy के लिए निकालना चाहूँ, फोर्स ऑन y एक्सिस, तो क्या निकलेगा, m अपॉन l, तो सभी का कॉमन निकलेगा। यहाँ क्या निकलेगा, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन vn का स्क्वायर। अगर हम fz निकालना चाहें तो fz हमारे पास में क्या होगा, ml इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा, w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन wn का स्क्वायर। तीनों फोर्सेस हमने निकाल लिए x, y और z के लिए, ठीक है। अब हमारे पास में तीनों फोर्सेस आ गए। अब पहली स्टेप वेलोसिटी निकल गई, फिर चेंज इन मोमेंटम निकल गया, फोर्स निकल गया। अब क्या निकालेंगे, तो आंसर अब निकालेंगे हम, फोर्स भी हमारे पास में आ गया, अब हम क्या निकालेंगे, प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। देखिए प्रेशर मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ, स्नैपशॉट लेते रहिए आप लोग। हाँ देखिए, अब px के लिए निकालेंगे प्रेशर, है ना, x के लिए। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो इसको x कर दो, एरिया क्या होगा ये एक इसके अंदर लेंथ l है, फिर से ये भी लेंथ l है ना। तो l क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका l का स्क्वायर, ठीक है। फोर्स हमारे पास में क्या है, फोर्स हमारे पास में x के लिए m अपॉन l। तो देखिए मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ, ये है m अपॉन l, यहाँ पर l स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा m अपॉन ये l स्क्वायर और ये क्या, ये हो जाएगा आपके पास में l क्यूब। और यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा un का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन un का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से py निकाल लीजिए, py फिर से क्या होगा, fy अपॉन l का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा m अपॉन l क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास में v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सॉन प्लस vn का स्क्वायर। इसी तरह से मैं pz निकालूंगा, तो pz क्या होगा, pz होगा f ऑफ z इक्वल टू l का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में m अपॉन l क्यूब, ये हो जाएगा w1 का स्क्वायर
प्लस W2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन WN का स्क्वायर। स्नैपशॉट लीजिए। ऐसे आप अप टू PN में निकाल सकते हैं। PN आपके पास में क्या होगा, तो इसको N लगा लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए X, Y और Z के लिए। देखिए लेक्चर को थोड़ा सा मिनिमाइज़ करने के लिए जो यहाँ से मिटाया जाता है मैं उसको काट देता हूँ, है ना। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि ये आपके टाइम को बचाने के लिए यहाँ से काटा जा रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक स्टेप आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने क्या करे, वेलोसिटी निकालिए, फिर हमने क्या निकाले, मोमेंटम निकाले, चेंजिंग मोमेंटम, फिर फोर्स निकाले, अब प्रेशर निकाले। यहाँ पर एक बात आपको कंसिडर करनी है, लेट Px इक्वल टू Py इक्वल टू Pz इक्वल टू P। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है x डायरेक्शन में प्रेशर, y डायरेक्शन में प्रेशर और z डायरेक्शन में प्रेशर जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब हमने तीनों डायरेक्शन में प्रेशर क्या लिया, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Px प्लस Py प्लस Pz इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3P, है ना। मतलब सभी की जगह P रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3P हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से P निकालना चाहूँ तो P क्या हो जाएगा, Px प्लस Py प्लस Pz डिवाइडेड बाई 3। ओके, Px हमारे पास में क्या है, बस हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। x हमारे पास में क्या है, तो x हमारे पास में m/L3 है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास में x को अब अगर हम रखेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए सबके जगहों पर x y z को रखेंगे तो सभी से ना m/L3 तो कॉमन निकलने वाला है, ये बात तो कंफर्म है। मैं ना यहाँ से सबसे पहले क्या करता हूँ, 1/3 को कॉमन निकालता हूँ। जब मैं Px Py Pz को रखूँगा तो सबसे m/L3 तो कॉमन निकलने वाला है, तो इसको कॉमन निकालते हैं m/L3, है ना। अच्छा, अब इधर क्या बचेगा, तो इधर बचेगा u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस un का स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन vn का स्क्वायर प्लस w1 का स्क्वायर प्लस w2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन wn का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सारी स्टेप्स मैंने यहाँ से स्किप कर दिया हूँ, आपको समझना चाहिए। सभी को अगर हम लिखते थे तो सभी से m/L3 बाहर निकालता था और 1/3 को हमने ऑलरेडी बाहर निकाल दिया। ठीक है, स्नैपशॉट लीजिए, ले लिया। हाँ, अब क्या करेंगे, अब वो जो मैंने आपको बताया था कि हमको एक RMS वाली इक्वेशन को यहाँ पर कंसिडर करना है, अब हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और एक बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए u1 प्लस v1 प्लस u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस un का स्क्वायर, ये किसके बराबर था, तो p इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय m/L3। आपके नोटबुक में देखिए सबसे पहले इक्वेशन हमने निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1, उसके अंदर u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन un का स्क्वायर किसके बराबर था, तो वो बराबर था c1 का स्क्वायर प्लस ये v1 v2 v3 अप टू vn किसके बराबर था, तो ये c2 का स्क्वायर के प्लस ये किसके बराबर था, तो ये था cn के स्क्वायर के, सॉरी हाँ ये था c3 के स्क्वायर के प्लस अप टू सो ऑन, यहाँ ऐसा कहाँ जा सकते हैं हम, cn के स्क्वायर तक जा सकते हैं। ठीक है, तो हमको ना फिलहाल यही काम है, हम ये लेंगे c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। आप cn तक भी ऐसा इसको ले जा सकते हैं, आप लिख लो यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं, प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब एक इक्वेशन आपको याद रखनी है कि जैसा आपने अभी इक्वेशन नंबर यहाँ लिख दिया आपके बाय यूजिंग 1, मतलब किसके इस्तेमाल करा हमने, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल किया, इसीलिए हमारे पास में इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे हम, वी नो दैट, ये इक्वेशन मैं आपको नेक्स्ट वाले लेक्चर में करवा दूँगा, है ना। वी नो दैट कि CRMS का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर। ठीक है, c1 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर, c2 का स्क्वायर प्लस c3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस cn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस, इस n को इधर ला लो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन cn का स्क्वायर, है ना। चलो हो गया, इक्वेशन ही खत्म हो गई। अब स्टेप्स अगर आपको याद है क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है ना। मैंने आपको इब्तिदा में बताया था कि हम इसको 4 स्टेप में सॉल्व करेंगे, तो 4 स्टेप में हमने इसको सॉल्व किया। अच्छा, अब क्या करो कि c1 स्क्वायर c2 स्क्वायर प्लस अप टू cn स्क्वायर, इसके ऊपर हम क्या रख सकते हैं, CRMS का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n, तो इसको उठाने का और कहाँ रख देने का, इक्वेशन नंबर ये वाली इक्वेशन में। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 भी बोल सकते हो, है ना। तो ये इस तमाम वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बनेगी, ये बनेगी p इक्वल टू, इधर से क्या है, ये है वो आपका 1/3
एल क्यूब क्या होता है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, वॉल्यूम होता है, इसके वॉल्यूम लिख दीजिए, ठीक है। और ये C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर किसके बराबर, CRMS का स्क्वायर इंटू एन, तो ये हो जाएगा आपके पास में CRMS का स्क्वायर इंटू एन। देखिए अब यहाँ पर मान लो एक मॉलिक्यूल का मास m है, कितना है m है, एक मॉलिक्यूल का मास कितना m है, तो n मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में m इंटू एन, ठीक है। तो m इंटू एन किसके बराबर होगा, तो एक मॉलिक्यूल के मास के, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 1/3 mn, है ना, mn इंटू CRMS, C इंटू CRMS का स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है v है। मतलब एक मॉलिक्यूल का मास अगर m है तो n मॉलिक्यूल का कितना होगा mn, तो इसका मतलब ये, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह हम लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/3 और इसके जगह लिख सकते हैं m क्या है, m इज द मास ऑफ n मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू CRMS का स्क्वायर। मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, तो मास अपन वॉल्यूम होता है 1/3, मास अपन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, और ये हो जाएगा आपके पास में CRMS का स्क्वायर। यही वो फेमस इक्वेशन है जो एग्जाम में 3 से 4 मार्क के लिए पूछी जाती है, P इक्वल टू 1/3 रो C स्क्वायर। और यहाँ पर RMS वाली क्या चीज़ है, ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये मेरे पर उधार है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगा। तो बड़ी आसान तरीके से मैंने इक्वेशन आपको करवाया हूँ। कितने स्टेप में इक्वेशन हो गई, 4 स्टेप में। सबसे पहले वेलोसिटी निकाला, फिर उसके बाद में चेंज मोमेंटम निकाला, फिर फोर्स निकाला, फिर प्रेशर निकाला, और उसके बाद में CRMS की इक्वेशन का यूज़ किया और आपके पास में सॉल्यूशन आ चुका है।